चैप्टर 76 आयुष का जाया की फैमिली से मिलना। लो गाइस, I'm Nargis. Thank you so much for immense love. Please don't forget to write our opinion about the story in review section. .plz please. It's my humble request. Lots of love. चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी के अंदर। यश और रोशनी दोनों बातें कर रहे थे। यश डरावनी हंसी हंसते हुए, इस बार कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। एकांश मेरी शेयर ही क्यों न खरीद ले, फिर भी मैं इस बार बर्बाद करके रहूंगा, ये मेरा खुद से वायदा है। रोशनी मुस्कुराकर, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? यश हंसते हुए, मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगा, उसका अपना, उसका गुरूर, उसका घमंड, सब कुछ उसके लिए मैं किसी को ढूंढ लाया हूँ। रोशनी कंफ्यूज होकर, कौन है वो? यश, पीछे मुड़कर देखो। रोशनी पीछे मुड़ती है तो वहां एक आदमी और एक औरत खड़े थे। वो उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगती है। रोशनी कंफ्यूज होकर, कौन है ये? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम करना क्या चाहते हो? यश डरवानी हंसी हंसते हुए, ये कोई और नहीं, प्रिशा के नकली मॉम डैड है। अब ये हमारा साथ देंगे। मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके देखो क्या क्या करता हूँ। और रही बात एकांश की, तो उसके तो मेरे पास इतने सीक्रेट्स है कि वो खुद आएगा, और नहीं आया तो प्रिशा के पीछे पीछे तो वो भी जाएगा। रोशनी, लेकिन ये दोनों इस प्लान में क्यों शामिल हो रहे हैं? आखिरकार ये तो उसके मॉम डैड है, इन्होंने उसे पाला है। नंदनी भारद्वाज गुस्से में, मैं उसे बेटी नहीं मानती, उस चुड़ैल ने हमारा सारा संपत्ति ले लिया, उसके वजह से मेरी बेटी मर गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सुनील भारद्वाज, हाँ, हमारी बेटी को उसने न जाने कहाँ गायब कर दिया था, केवल शव मिली हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वही आयुष अपनी कार लेकर जया के गेट के सामने खड़ा था। उसकी हाथ में कुछ बैग्स थी जिसमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स, स्वीट्स और गिफ्ट्स थी। आयुष मन में, क्या मुझे डायरेक्ट अंदर जाना सही रहेगा? मैं जाऊं या नहीं? क्या करूं? नहीं जाता हूँ, क्या सोचेंगे वो सब मेरे बारे में? जैसे ही वो लौट कर जाने लगता है, एक लड़का जिसके हाथ में कुछ बॉक्स था वो गेट के अंदर जाते हुए दिखाई देता है। ये देखकर आयुष वहीं रुक जाता है। आयुष मन में, ये कौन अंदर जा रहा है? कहीं रिश्ता लेकर तो नहीं जा रहा? हाथ में बॉक्सेस भी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो दौड़कर उस लड़के के पास जाता है। आयुष, ओए मिस्टर, तुम क्यों अंदर जा रहे हो? अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो लड़की तुमसे शादी करेगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मानता हूँ कि वो थोड़ी झल्ली है, थोड़ी नहीं पूरी की पूरी झल्ली है, लेकिन वो मेरी है, तुम ये से जा सकते हो। वो आदमी कंफ्यूज होकर उसे देख रहा था। वो आदमी, सर क्या आप पागल है? ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मैं एक कुकिया बॉय हूँ, मैं तो यहाँ किसी से एड्रेस पूछने के लिए आया हूँ। ये सुनकर आयुष बेचारा शांत हो जाता है। आयुष, सॉरी, तुम कहीं और जाकर पूछ लो, यहाँ कोई नहीं रहता। लड़का, ओके सर, मैं समझ गया, आप प्यार में पागल हो गए हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। आयुष चिढ़ते हुए, ये मुझे क्या हो गया है? चल आयुष अंदर, इससे पहले तू पूरा पागल हो जाए। वो गेट के पास जाकर डोर बेल बजाता है। कोई सर्वेंट आकर खोलता है। आयुष बिन कुछ बोले अंदर चले जाता है। वो सर्वेंट भी कंफ्यूजन में था। वो रोकना चाहता था, लेकिन वो देखने में कोई बड़ा घर का लग रहा था, इसीलिए सर्वेंट थोड़ा पोलाइट था। हॉल में जया के पापा और दादी माँ बैठे हुई थी। दोनों की नज़र आयुष पर जाती है। दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते हैं। इससे पहले आयुष कुछ बोलता, उमेश जी आकर उसको गले लगाकर सोफे पर बैठने को बोलते हैं। बेचारा आयुष तो पहले से ही नर्वस था, अब वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया था। उमेश जी बेटा, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो। दादी माँ कंफ्यूज होकर, उमेश कौन है ये? तुम कैसे जानते हो? उमेश मुस्कुराते हुए, माँ मैं इसे एक बार अपनी कार से जया को छोड़ते हुए देखा था। आप तो उसे जानती है कि लड़कों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो ये दोस्त तो नहीं होगा, लेकिन अब हेल्प की थी तो अच्छा इंसान ही होगा। दादी माँ मुस्कुराकर, हाँ बेटा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, कभी अपनी कार लेकर नहीं जाती। और आयुष की तरफ देखकर बोलती है कि अच्छा हुआ बेटा आपने उसे घर पहुंचा दिया। आयुष तो बेचारा अभी तक शॉक में था। वो सोचा था कि अजनबी समझकर सब अजीब रिएक्ट करेंगे। उमेश जी और दादी माँ एक दूसरे को परेशान होकर एक दो बार देखते हैं। आयुष, क्या हुआ आप दोनों को? आप दोनों परेशान क्यों लग रहे हैं? दादी माँ थोड़ी परेशान होकर, वो हमेशा कार यही छोड़कर जाती है, वो कभी कैब तो कभी लिफ्ट लेकर आती है, मुझे सेफ्टी की बहुत टेंशन रहती है। आयुष मुस्कुराते हुए, आप दोनों टेंशन मत लो, वो उतनी स्ट्रॉन्ग तो है कि खुद को संभाल ले। सेफ्टी के लिए परेशान मत हो आप लोग।
उमेश जी हंसते हुए, बेटा तुम गलत समझ रहे हो। माँ जया की सेफ्टी की बात नहीं कर रही है। वो तो उसके साथ जो बैठते हैं उसके लिए हम लोग परेशान हैं। ये सुनकर तो आयुष बेचारा दंग वही खड़ा था। वो यही सोच रहा था कि वो कैसा परिवार को मिलने आया था जिसको अपनी बेटी से ज्यादा सामने वाली की टेंशन है। दादी माँ छोड़ो ये सब, आप पहले बैठ जाओ और ये बताओ कि आप यहाँ क्यों आए हो बेटा। मतलब कोई काम है क्या? आयुष सोफे पर बैठ जाता है। उसके सामने सभी लोग बैठे थे। आयुष हिचकिचाते हुए, वो मुझे आप लोग से जरूरी बात करनी थी। वहाँ रखे। जूस पीते हुए उमेश जी बोलते हैं, क्या बात है बेटा, साफ साफ बताओ। आयुष, वो अंकल, मैं जया से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उमेश जी के मुंह से जूस गिर जाता है। वो खांसने लगते हैं। दादी माँ भी शॉक में थी। यो उमेश जी को खांसते हुए देखकर अपने होश में आती है और उसका पीठ सहलाती है। कुछ देर बाद उमेश जी शांत होकर बोलते हैं, लगता है मैंने गलत सुन लिया है। हाँ ना माँ? दादी माँ खुश होते हुए, तूने सही सुना है। उमेश जी, क्या? शौक के मारे वो खड़े हो जाते हैं। आयुष भी बेचारा डर जाता है। वो भी डर से खड़ा हो जाता है। उमेश जी उसके पास जाकर उसको छुटे हुए बोलते हैं, क्या ये सच है? क्या सच में जया से शादी करने वाला भी कोई है इस धरती पर? आयुष कंफ्यूजन भरी नजरों से सबको देखता है। दादी माँ, चुप कर जा नालायक, तू ही तो उसे बिगाड़ रखा है। कितना सोना बच्चा है ये मेरी बच्ची के लिए बिल्कुल सही है। ये उसे खुश रखेगा। उमेश जी हंसते हुए, लेकिन वो इसको जीने देगी। माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या उदास। आयुष को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। केवल उन दोनों को वो देखे जा रहा था। उमेश जी हंसते हुए, देखो बेटा, क्या तुम सच में मेरी बेटी को जानते हो? क्या तुम उसको झेल पाओगे? उसको उसका केवल बाप ही झेल पाता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें आज किस पागल कुत्ते ने काटा है। क्या तुम बीमार हो? पूर्ण विराम। दादी माँ गुस्से में, मेरी प्यारी बच्ची के बिगड़े हुए बाप, चुप कर जा, वरना मैं तुम्हें घर से अभी बाहर कर दूंगी। क्यों उसे भड़का रहा है? आयुष मुस्कुराकर, कोई बात नहीं दादी माँ, मैं सब समझ सकता हूँ। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ। उमेश जी सीरियस होकर, देखो बेटा, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी माँ के जाने के बाद उसे मैंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसमें मेरी जान बसती है। इसीलिए मैं सबको पहले ये सब बोलकर सबका रिएक्शन देखता हूँ, क्योंकि जो मेरी बच्ची से प्यार करता होगा वो उसको कैसे भी अपनाएगा। और अब मुझे लगता है कि तुम उसके लिए ठीक है। बल्कि मैंने तुम्हें जब देखा था तभी मुझे लगा था। लेकिन इसमें मेरी बेटी को राय पूछनी भी जरूरी है। आयुष, हाँ अंकल, मैं समझ सकता हूँ। मैं उसका हाँ का वेट करूँगा। या फिर आप उसे बुलाएं, मैं उससे ही बात कर लेता हूँ। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही जया अपने मगन में अपने कमरे से आते हुए गाना गाए जा रही थी। आयुष उसे ही प्यार से देखे जा रहा था। जया अपने डैड को देखकर उनके पास जाकर गले लगती है। जया कंधे पर हाथ रखकर, क्यों डैड, आप कैसे हो? वैसे बूढ़ी माता कहीं नजर नहीं आ रही है। पीछे से दादी माँ गुस्से में, क्या बोला तुमने? बूढ़ी माता। जया इरिटेट होकर, डैड, अभी भी मुझे बूढ़ी माता की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? वैसे भी उन्होंने मुझे कुछ दिनों से जीना हराम कर दिया है। केवल शादी शादी शादी। उमेश जी हंसते हुए, पीछे मुड़कर देखो। जया दादी माँ को देखकर हैरान थी। फिर उसका ध्यान उनके पीछे खड़े लड़के पर जाता है। वो तो अब और हैरान हो जाती है। वो घूर घूर कर देखने लगती है। क्या होगा आगे? क्या करने वाली है जया? क्या वो शादी के लिए मान जाएगी? क्या करेगा यश? क्या एकांश यश से हट जाएगा? क्या प्रिशा को वो दूर कर पाएगा? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबकी जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए एंजल ऑफ अ डेविल, जस्ट 77 इशू का कंडीशन। Hello guys, I am Nargis. Thank you so much for immense love. Please don't forget to write our opinion about this story in review section. .plz please. It's my humble request. Lots of love. Thanks Mrs. Prerana, such a nice person. Keep reading my story. Reviews देना and भूले। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी के अंदर। जया पीछे मुड़कर देखती है तो वो शॉक में थी। उसकी दादी माँ पीछे ही खड़ी थी। वो अपना दांत दिखा देती है। लेकिन जब उसका ध्यान आयुष पर जाता है तो वो हैरान भरी नजरों से उसको देखती है। दादी माँ, बुढ़ी माता किसको बोल रही थी? बुढ़ा होगा तेरा बाप, मैं तो अभी अभी जवान ही हुई हूँ। उमेश जी, माँ ये आप क्या बोल रही है? आपका ही बेटा हूँ मैं। जया, दादी माँ क्या आप भी?
वो तो मैं डैड को किसी और के बारे में पूछ रही थी। चलो ये सब छोड़ो आप सब। आयुष की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? कोई मुझे बताएगा? दादी माँ उसके सर पर एक चपेट लगाकर बोलती है। ऐसे ही बात किया जाता है मेहमानों से। दादी माँ उसके क्वेश्चन को इग्नोर करके आयुष के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, ये मेरी पोती का होने वाला हस्बैंड है। तो इस घर बेटा ही हुआ ना? जया अपने ही मगन में बोलती है। हाँ तो ये आपकी पोती का होने वाला हस्बैंड हुआ ना? आप इससे अच्छा कैसे व्यवहार कर सकती है? और हंसते हुए बोलती है, वैसे इस चिपटे सी कौन लड़की शादी के लिए रेडी हो गई? जरूर वो भी लड़की इसके जैसे ही नालायक होगी। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये सुनकर सब शॉक में थे। तभी आयुष बोलता है, बिल्कुल सही कहा, और बातों पर दाब देते हुए कहता है, मैं दादी माँ के पोती से ही शादी कर रहा हूँ। जया को फिर भी ध्यान नहीं आता। वो वहाँ रखे एप्पल खाते हुए बोलती है, हाँ तो कर लो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे इतना सारा बॉक्स तुम मेरे यहाँ क्यों लेकर आए हो? खाने के लिए भी कुछ ले हो क्या? लाए हो तो दे सकते हो, मैं मना नहीं करूँगी। वैसे भी मेहमान कहीं जाते हैं तो लेकर ही जाते हैं। क्यों डैड, कहीं कहा ना मैंने, बेचारा उमेश जी क्या ही बोलते। न जाने उनकी बेटी कैसी थी, सब उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वो एप्पल खाते खाते बोलती है, अरे यार आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। और ये आदमी को आप लोग कैसे पहचान गए? इसे तो मैं भी पहचान नहीं पाती। कुछ देर उन सब को देखने के बाद ध्यान आता है कि दादी माँ ने क्या कहा था। वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या कहा आपने? आप पोती के होने वाले हस्बैंड? मतलब पोती तो मैं हूँ, मेरे होने वाले हस्बैंड। दादी माँ अपना सर हाँ में जोर से हिलाती है। आयुष ये देखकर मुस्कुराता है और शांति से वहीं बैठकर सबको देखने लगता है। जया चिंते हुए, दादी माँ ये क्या कह रही है? आप मुझे शादी नहीं करनी? क्यों है, आप तो हो न मेरे साइड में। उमेश जी जाकर आयुष के साथ बैठ जाते हैं। जया घुरकर दोनों को देखती है। जया बेचारी सा शक्ल बनाकर कभी दादी माँ को तो कभी उमेश जी को देखती है। जया आयुष के पास जाकर उसके बगल में बैठकर बोलती है, क्या जरूरत थी तुम्हें रिश्ता लाने की? तुम तो वैसे भी मेरे साथ लड़ते रहते हो। तुम्हें कब से शादी का भूत चढ़ गया? और अगर शादी करना ही था तो कोई और नहीं मिली, मुझे क्यों सिंगल से मिंगल करने पर तुले हो? क्या लाइफ कट रही थी मेरी? उफ चलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। क्या क्या खाने को लाए हो? चॉकलेट्स ले हो ना, देना जरा। उमेश जी ये सुनकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दादी माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई है। वो तो यही सोच रही थी कि अगर उसका बिल्कुल मन नहीं होता तो कितना भी कहने पर वो नहीं सुनने वाली थी। ऐसे कैसे हो गया, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था। आयुष जानता था कि वो जरूर ऐसा ही कुछ करेगी। वो इतना दिन से उसके साथ था, उसको अच्छे से समझ चुका था। वो जल्दी से चॉकलेट्स निकाल कर दे देता है। जया बेचारी गुस्से में खाने लगती है। आयुष उसके बातों को इग्नोर कर उसको देखे जा रहा था। वो आज उसको बहुत क्यूट लग रही थी। तभी उसको एक है आइडिया सूझता है। आयुष दादी माँ को देखकर, दादी माँ मैंने सुना है कि लड़के वाले आते हैं तो लड़की खुद के हाथों से खाना बनाती है। क्या जया को नहीं बनाना चाहिए? आफ्टर ऑल मैं होने वाला हस्बैंड हूँ। ये कहकर वो गुड लक का अंगूठा दादी माँ को चुपके से दिखा देता है। दादी माँ समझ जाती है, वो मुस्कुरा देती है। जया चिढ़ते हुए, ये क्या बकवास है? मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। और ये खाना वाना मुझे नहीं आता बनाना। दादी माँ, जया बेटा वो सही कह रहे हैं, तुम्हें खाना तो बनाना होगा। अब तुम माना नहीं कर सकती, ये मेरा ऑर्डर है। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना। चलो जाओ बनाओ। जया इरिटेट होकर, क्या दादी माँ आप भी? और ये मेरा अभी तक हस्बैंड नहीं हुआ है, ये नच को तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी। दादी माँ उसको पकड़कर किचन की तरफ लेकर जाती है। उमेश जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। जया उमेश जी से, डैड कुछ करो ना, देखो ना आपकी माँ मेरे ऊपर जुल्म रही है। दादी माँ उमेश जी से, अगर अब तुमने कुछ बोला उमेश तो मैं तुम्हें भी इसके साथ घर से बाहर कर दूंगी और दोनों मुझे भूल जाना। उमेश जी और जया दोनों जानते थे कि ये केवल इमोशनल ड्रामा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। दादी माँ उमेश जी को लेकर हॉल में चली जाती है। जया गुस्से में, इस निकाचरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरे से पंगा बहुत, मेरे हाथों का खाने का शौक है ना, देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। सब सोफे पर बैठे हुए थे। कुछ देर सन्नाटे के बाद कितने से बर्तन गिरने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर थी हंसने लगते हैं। उमेश जी,
बेटा संभाल जाना, आज वो कहीं तुम्हारा सर पर बर्तन न फोड़ दे। ये सुनकर सब और हंसने लगते हैं। वही मित्तल हाउस में इशू अपने पढ़ाई में बिजी था। वो बहुत फोकस होकर कुछ लिख रहा था। तभी उसके रूम में एकांश आता है। वो इधर से उधर चक्कर कटने लगता है कि अब उसका पढ़ाई खत्म होगा। ये इशू बहुत देर से नोटिस कर रहा था, लेकिन जानबूझकर वो वहां से हिलता तक नहीं। एकांश से अब रहा नहीं जाता। वो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और बोलता है, इशू बच्चे। इशू कुछ लिखते हुए बोलता है, हाँ बोलो, क्या काम है आपको? आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? क्या आज आपको काम से छुट्टी है? आपको छुट्टी होगा, लेकिन मुझे बहुत काम है। एकांश अपने गुस्से पर कंट्रोल करके जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलता है, बच्चे तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं देखूं जरा। एकांश उसका कॉपी लेकर देखने लगता है। इशू उसके इस बिहेवियर से शॉक में था। इशू सीरियस होकर, क्या काम है आपको मुझसे? मुझे माखन लगा रहे हो आप मॉन्स्टर अंकल। एकांश उसके बातों को अनसुना करके उसके कॉपी को पढ़े जा रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। एकांश गुस्से में, ये सब क्या है? तुमने क्या लिख रखा है इसमें? इशू एटीट्यूड से, इसमें लड़कों का नाम है। मेरी मम्मी को बहुत लोगों ने पसंद किया है। उसका मैं लिस्ट बनाकर डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सही है मेरी मम्मी के लिए। आपने तो ये वेबसाइट से हटवा दिया मम्मी का नाम। मैंने 3 जगह अप्लाई किया था। देखिए ना आप ही कितने लोग मेरी मम्मी को पसंद करते हैं। मेरी मम्मी है ही ऐसी, किसी को भी अच्छी लगे। क्यों मॉन्स्टर अंकल, सही कहा ना मैंने? एकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसको अपना काम याद आता है। एकांश स्माइल करते हुए, बच्चे इतने में से तुम कैसे पसंद करोगे? ये तो बहुत हार्ड है। इशू एटीट्यूड से, मेरे भी कुछ कंडीशन है मॉन्स्टर अंकल। मैं इंटेलिजेंट और क्यूट मॉमी का बच्चा हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी चूज कर लूंगा। एकांश, कैसा कंडीशन? इशू अपने छोटे छोटे अंगुली पर गिनते हुए बोलता है, 1, मेरे होने वाले डैडी बहुत हैंडसम होने चाहिए। 2, वो मेरी मॉमी को प्रिंसेस की तरह रखें। 3, वो उनका बहुत ख्याल रखे। 4, वो मेरी मॉमी जैसे इंटेलिजेंट और अमीर हो। 5, उनको किसी चीज से डर नहीं लगता हो। 6, उनके आंखों में कभी भी आंसुओं की एक बूंद नहीं आनी चाहिए। ऐसे ऐसे कितने कंडीशन बहुत ध्यान से सुने जा रहा था। इशू के एक एक बात को खुद से मिलने की कोशिश करता है। वो बहुत खुश था कि सारे क्वालिटी उसमें है। एकांश खुश होकर, इशू बच्चे कहीं हम पार्टी करने चले, शॉपिंग भी करेंगे, सब तुम्हारे पसंद का। इशू, आज आप मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं। एकांश, तुम चाहो तो तुम अपनी मॉम को भी कह सकते हो चलने के लिए। इशू, लेकिन आपको तो मॉमी ने बाहर जाने से मना किया है। आपको गोली लगी हुई है न मॉन्स्टर अंकल? एकांश जानबूझकर, अरे नहीं नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूँ, है ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब तुम समझी मॉमी को कैसे मानना है? क्या ये तुमसे हो पाएगा? इशू हंसते हुए, मेरे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चूज भी तो करना है। बहुत काम है मुझे। एकांश मन में, सबको कैंसल करा दूंगा छोटे डैडी, तो मैं ही तुम्हारा बनूंगा। एकांश इशू से, क्या तुम मेरे खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? देखो बचाने के चक्कर में मुझे गोली भी लग गई थी। इशू, ओके ओके चलता हूँ, मॉमी को भी माना लूंगा। आप भी इमोशनल ड्रामा करने लग गए हो। अब क्या होगा आगे? क्या करने वाली है जया? क्या प्रिशा जाएगी? अगर चली गई तो क्या होने वाला है वहाँ? यश की चाल क्या होगी? क्या यश कामयाब हो पाएगा अपनी चलो में? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। एंजल सर्वाधिकार कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट ऑफ अ डेविल एस जस्ट 78 सूची वंश का ऑफिस रोमांस। Hello guys, I am Nargis. Thank you so much for immense love. Please don't forget to write our opinion about the story in review section. .plz please. It's my humble request. Lots of love. चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी के अंदर। जया, अब तुम्हें समझ आएगा चिपटे कि मैं क्या चीज हूँ। ये कहकर वो अपना काम करने का सोचने लगती है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता कि क्या बनाए। तब वो गूगल पे सर्च करती है, सबसे आसानी से बनने वाला डिश, तो वहाँ जूस लिखा आता है। तब वो खुद से ही बोलती है कि चल जया, आज ये भी करना पड़ेगा, इस सीईओ के असिस्टेंट को छोड़, मैं इससे बाद में निपट लूंगी, पहले इस खाना बनाने से तो निपट लूं। ये कहने के बाद वो जूस बनाने लगती है। जूस निकालने के बाद वो खुद से बोलती है, ऐसे कैसे जयू, तू अपने होने वाले पति को ऐसा जूस थोड़ी देते हैं, और खुद के सिर पे चपत लगाती है और 1 चम्मच मिर्च का पाउडर डाल देती है जूस में।
और हाथ झाड़ कर ट्रे लेकर हॉल में आ जाती है जहां आयुष उसके पापा से बात कर रहा था। आज उसकी दादी माँ और उमेश जी बहुत खुश थे कि जया खाना बना रही है उतने देर से। जो कोई न करा सका उससे आज आयुष की वजह से उसको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही जया पर नज़र सबकी जाती है, सब चौंक जाते हैं, लेकिन फिर सबको ख्याल आता है कि शायद खाना से पहले जूस बनाया हो। उमेश जी खुश होते हुए, माँ मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है। देखा आपने झट से कितना सारा चीज़ बनाया है, ऊपर से जूस भी बनाई है, लेकर भी कितने अच्छे से आई है। जया उनको कंफ्यूज नज़रों से देख रही थी। आयुष भी बहुत खुश था कि उसके लिए आज जया ने कितना मेहनत किया है। जया जूस का ट्रे सबके बीच में टेबल पर जाकर रख देती है। दादी माँ उसके पास आकर उसके सर को सहलाती है। दादी माँ प्यार से, बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, लगा नहीं था कि तुम इतना कुछ जानती होगी। जया नाटक करते हुए, हाँ दादी माँ आप तो जानती ही है कि मैं कितनी टैलेंटेड। दादी माँ बेटा खाने में क्या क्या बनाया है? जया कंफ्यूज होकर, आपके सामने ही तो है दादी माँ, क्या आप भी जानबूझकर पूछ रही है? अब तो मैं बना दी, अब क्यों टेस्ट ले रही है? ये सुनकर सब लोग चारों तरफ देखते हैं कि खाना कहाँ है। उमेश जी समझ जाते हैं कि उसकी बेटी ने कुछ नहीं बनाया, उसके लिए जूस ही खाना है। दादी माँ कहाँ है खाना? उमेश जी हंसते हुए, जो जूस आपके सामने दिख रहा है न वो ही खाना है माँ। ये सुनकर तो बेचारा आयुष हैरान नजरों से जया को देख रहा था जैसे कोई वो दूसरे ग्रह की है। दादी माँ गुस्से में, क्या तुमने केवल जूस बनाने में इतना समय लगाया? जया एटीट्यूड से, हाँ दादी माँ, मैं जानती हूँ कि अभी आप और तारीफ करना चाहती है लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन मैं एक सच आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने मन से नहीं बनाया, मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया है। गूगल बाबा का सहारा लेकर मैंने सर्च किया तो यही आया। आयुष घूरते हुए, क्या सर्च मारा था? जया, सबसे कम टाइम में बनने वाला खाना। चलो अब ये सब बहुत हुआ, मैंने इतना देर मेहनत किया है, सब पीकर बताओ कैसा है। ये सुनकर सब एक दूसरे को लाचारी भरे नजरों से देख रहे थे। आयुष मन में, सच में ये झल्ली की झल्ली है, जूस बनाने में कितना समय लगता है भला। चलो आयुष इतना प्यार से क्यूट सा शक्ल बनाकर बोल रही है तो पी ले। आयुष जूस उठाकर पीने के लिए एक सिप लेता है। उसको अजीब लगता है, वो उसको फेंकना चाहता था लेकिन फेंक नहीं सकता था। वो जया को देखते देखते खत्म कर जाता है पूरा। उसके बाद उमेश जी ग्लास उठाकर पीने लगते हैं। वो जैसे जैसे जूस का सिप ले रहे थे आयुष को हैरान भरी नजरों से देखे जा रहे थे। वो जया का एक्साइटमेंट से भरा चेहरा देखकर कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही दादी माँ जूस पीने के लिए उठाती है, आयुष और उमेश जी दोनों पकड़ लेते हैं। आयुष जूस लेकर एक सिप में ही पी जाता है। जया और दादी माँ हैरान भरे नजरों से उसे देखे जा रहे थे। जूस पीने के बाद वो वहां से सबसे मिलकर तुरंत निकल जाता है। उमेश जी बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि उनकी बेटी के लिए परफेक्ट पार्टनर मिल चुका है। वही दूसरी तरफ वंश मित्तल कॉरपोरेशन गया हुए था। वो सीधे सूची के केबिन में घुस जाता है। सूची अपना काम में बिजी थी, उसको समझ ही नहीं आया कि वंश कब आ गया। वंश मुस्कुराकर उसके करीब जाकर बैठ जाता है। उसके गरम गरम सांस जैसे ही सूची के बदन को टच करता है, सूची का पूरा बॉडी सिहर उठता है। तब उसका ध्यान अपने बगल के चेयर पर जाता है। वो हैरान होकर वहां से खड़ी होने ही वाली होती है कि वंश उसको अपने पास खींच लेता है और टाइटली पकड़ लेता है। सूची शर्माते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप, अभी ऑफिस के टाइम है, छोड़िए मुझे। वंश उसको इग्नोर करके उसके गर्दन पर अपना होठ चलाने लगता है। वंश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सूची धीरे से, वीन ये क्या कर रहे हैं, क्या आज आपको अदानी कॉरपोरेशन नहीं जाना? वंश धीरे से, सुरु तुमसे मैं थोड़ी देर के लिए भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें देखकर ही खुद का कंट्रोल खोने लगता हूँ। ये सुनकर सूची के गाल और कान शर्म से लाल हो जाते हैं। ये देखकर वंश मुस्कुराकर उसके कान पर हल्की बाइट करता है, जिससे सूची चिहुन कुटती है। वंश इसी का मौका का फायदा उठाकर उसके मुंह में अपना जीभ डाल देता है। ये देखकर सूची की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वंश फ्रेंच किस करने लगता है जिसमें सूची भी धीरे धीरे साथ देने लगती है। वंश इससे काफी एक्साइटेड हो गया था, लेकिन तभी उसके फोन पर मैनेजर रोहन का कॉल आता है। वंश इग्नोर कर रहा था, लेकिन वो बार बार कॉल कर रहा था। सूची वंश को थोड़ा पीछे धक्का देते हुए कहती है, वीएम आप कॉल उठा लो, कोई जरूरी काम होगा। वंश को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई उसको डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करके कॉल उठाता है।
उधर से रोहन उसको कुछ बोलता है। वंश कॉल काट देता है। सूची, क्या हुआ? कोई जरूरी काम है? वंश, हाँ, तुम टेंशन मत लो, इसे हम अपने कमरे में रात को कंटिन्यू करेंगे। ये कहकर उसके माथे पर हल्का किस करके वहां से निकल जाता है। सूची का तो शर्म से गाल लाल हो गया था। वही मित्तल हाउस में प्रिशा तैयार हो रही थी, तभी इशू उसके सामने जाकर बोलता है। इशू क्यूट सा शक्ल बनाकर, मॉमी मैं मॉन्स्टर अंकल के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, प्लीज आप भी चलो ना। प्रिशा ये सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि इशू खुद के मन से जो एकांश के साथ जा रहा था, वो जानती थी कि एकांश ने ही उसे मनाने को बोला होगा। प्रिशा, इशू बेटा आप चले जाओ, आपकी मॉमी को बहुत काम है। इशू नाराज होने का नाटक करते हुए, मॉमी आप मेरे लिए इतना टाइम भी नहीं दे सकती। इससे अच्छा तो मैं आंटी के साथ ही था, कम से कम आप समय निकालकर मुझे घुमाने के लिए लेकर जाती थी। प्रिशा को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। प्रिशा अपने घुटनों के बल बीत जाती है और कहती है, मैं अपना प्यारा सा बेटा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो एक छोटी सी चीज है, चलो चलते हैं। इशू खुश होकर प्रिशा को हक करते हुए बोलता, ओके माय कुल मॉमी। दोनों कुछ देर में मित्तल हाउस से बाहर आ जाते हैं, जहां एकांश अपने कार के सहारे खड़े होकर वो दोनों का वेट कर रहा था। वो वहां खड़े किसी सपने का एक राजकुमार जैसा लग रहा था, जैसे उसको बहुत तरस के बनाया गया हो, इसीलिए सारी लड़कियां उस पर नहीं फिदा थी। कुछ तो बात थी। इशू एकांश को आंख मार देता है, जैसे उसका काम हो गया हो। एकांश ये देखकर स्माइल करता है। प्रिशा इग्नोर करके जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। अब क्या होगा आगे, क्या होने वाला है एकांश और प्रिशा के बीच? क्या मोड़ लेगा दोनों का रिश्ता? यश क्या करेगा? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबकी जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए एंजल ऑफ अ डेविल। प्लीज लाइक्स, शेयर एंड दी कमेंट्स बिलो। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने के लिए। Just 79 एकांश in pink suit. Hello guys, I'm Nargis. Thank you so much for immense love. Dil, please don't forget to write our opinion about the story in review section. .plz please, it's my humble request. Lots of love. चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी के अंदर। प्रिशा सीधे जाकर कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। एकांश उसको हैरान होकर देखता है। उसको ये देखकर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जानता प्रिशा जानबूझकर जाकर वहां बैठ गई है। एकांश मन में एक मैडम को दिखाना नहीं है, लेकिन फिक्र भी है। वो जानती है कि मैं कार कहलाऊंगा तो मेरे घाव में दर्द हो सकता है। चलो कोई नहीं हो तो तुम मेरी ही, तुमको जल्दी मैं एहसास कराकर रहूंगा बेबी। प्रिशा सीधे देखते हुए खड़ूस आवाज में बोलती है। यही खड़े खड़े सोचते रहना है कि बैठना भी है, या फिर मैं और इशू चले जाए। बेचारा एकांश जाकर आगे वाली सीट पर बैठा जाता है और इशू पीछे वाली सीट पर आराम से बैठ जाता है। ये देखकर प्रिशा और दंग थी, क्योंकि इशू आज तक अपनी मॉमी के बगल वाली सीट किसी को नहीं देता था। इशू एक्साइटेड होकर, मॉमी आप सीधे शॉपिंग मॉल चलो, मुझे आज मॉल घूमना है। प्रिशा कार स्टार्ट कर मॉल जाने के लिए निकल जाती है। इशू एकांश से क्यूट सा फेस बनाकर, मॉन्स्टर अंकल मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कह देता हूँ कि थोड़े हैं आप अच्छे, इसीलिए मैंने आपको आगे वाली सीट पर बैठने दिया है, वरना मुझे अपनी चीजें शेयर करने की आदत नहीं है। एकांश ये सुनकर मुस्कुरा देता है। इशू इतना कुछ बोल चुका था, लेकिन उसको उसके कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया। केवल उसको ये ध्यान था कि इशू केवल उसको बैठने दिया है। वो बहुत खुश था। वो आगे लगे मिरर में प्रिशा का रिएक्शन नोट कर रहा था। प्रिशा इशू और एकांश का नोक-झोंक सुनते सुनते मॉल पहुंच जाती है। प्रिशा कार से नीचे जल्दी उतरकर इशू को अपने गोद में उठा लेती है, जैसे उसको डर था कि वो कहीं खो जाएगा। एकांश भी कार से नीचे उतर जाता है। एकांश अपना गोगल अपने आंखों पर चढ़ा लेता है। वो बहुत डैशिंग लग रहा था। वहां के अगल बगल में आते जाते लोग उसे ही देखे जा रहे थे। वो मॉल किसी और का नहीं, एकांश का ही था। प्रिशा को सारी लड़कियों का एकांश का घूरना पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में उसको इग्नोर मार देती है। इशू बेबस महसूस करते हुए, मॉमी आप ये क्या कर रहे हो? मैं बच्चा नहीं हूँ, प्लीज आप मुझे नीचे उतारो। देखो सब हमें ही देख रहे हैं। जानता हूँ कि मैं क्यूट हूँ, इसीलिए सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप मुझे गोद ली हुई है तो ये मॉन्स्टर अंकल ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। प्रिशा करती भी क्या, वो उसको नीचे उतार देती है। वो भी अपना गोगल लगाकर पहन लेता है और एकांश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। प्रिशा खुद को इग्नोर महसूस करती है। प्रिशा इग्नोर करके आगे आगे चलने लगती है और पीछे से दोनों साथ में आ रहे थे।
सब उन्हें ही देख रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सुंदरी आगे आगे का रही हो और उसके पीछे 2 हैंडसम बॉडीगार्ड्स हो। क्योंकि एकांश और इशू को किसी और का प्रिशा का घूरना पसंद नहीं आ रहा था। दोनों घूरकर सबको देख रहे थे। मॉल के मैनेजर को जब पता चलता है कि वहां कौन आया है तो सब सतर्क हो जाते हैं। सब जानते थे कि एकांश कैसा था और क्या कर सकता था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि आगे चल रही लड़की के पास भी खुद का मॉल और सब कुछ है। इशू प्रिशा के पास जाते हुए बोलता है, मॉमी चलो न हम लोग आपके लिए पहले शॉपिंग करते हैं। प्रिशा, इशू बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप खुद के लिए कुछ खरीद लो। एकांश से कोई पूछ ही रहा था कि उसको कुछ चाहिए या नहीं। एकांश दोनों माँ बेटे के बीच में जाते हुए बोलता है, मुझे चाहिए, पहले मेरे लिए शॉपिंग करेंगे। प्रिशा मन में एक नंबर का झूठे है, इन्हें क्या चाहिए, इन्हीं का तो मॉल है, घर पर सब तो पहले से ही मौजूद रहता है जो चाहिए इन्हें। इशू एक्साइटेड होकर, हाँ मॉन्स्टर अंकल पहले आपसे शुरू करते हैं। एकांश और इशू मेन सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। प्रिशा उनके पीछे पीछे जाती है। वहां खड़ी एम्प्लॉय इस बात से अनजान कि ये आदमी कौन है। वो सेडिक्टिव आवाज में बोलती है कि क्या चाहिए आपको सर। एकांश अपना गोगल उतारते हुए रुडेली बोलता है, सीधे खड़े हो जाओ एंड यू आर फायर। ये सुनकर वो लड़की डर जाती है। तभी वो पीछे देखती है कि एक लड़की खड़ी जो काफी गुस्से में लग रही थी। वो एम्प्लॉय वहां से जल्दी निकल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि किससे वो पंगा ले रही थी। एकांश प्रिशा से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सूट लूं, तुम मेरे लिए चूज कर दो न। इशू एक्साइटेड होकर, हाँ मॉन्स्टर अंकल मेरी मॉमी मेरे लिए भी ड्रेस पसंद करती है। मॉमी का हर पसंद मुझे पसंद है, आप चिंता मत करो, मॉमी आपके लिए ड्रेस चूज कर देगी, है न मॉमी। प्रिशा मन में एकांश को कोसती है। प्रिशा इशू से एकांश को घूरते हुए, हाँ बेटा मैं आपका बात कैसे टाल सकती हूँ। ये देखकर एकांश मुस्कुराता है। एकांश बहुत खुश लग रहा था। प्रिशा उसके लिए ड्रेस चूज करती है और एकांश को देती है। वो जानबूझकर एकांश के लिए कलरफुल सूट पसंद करती है। ऐसा नहीं था कि वो सूट अच्छे नहीं थे, लेकिन एकांश कलरफुल सूट नहीं पहनता था। प्रिशा मन में, बड़ा मेरे पसंद का पहनना है ना, लो अब पहनो। प्रिशा एकांश से, लीजिए जाकर ट्राई कीजिए। एकांश सूट देखकर समझ रहा था कि प्रिशा क्या कर रही है। वो ये देखकर स्माइल करता है और सूट अंदर लेकर चला जाता है। इशू को बाथरूम जाना था, इसीलिए वो प्रिशा से कहकर बाथरूम में चला जाता है। प्रिशा उसका बाहर ही वेट कर रही थी। वो मेंस टॉयलेट के बाहर इधर उधर चक्कर काट रही थी, तभी किसी से टकरा जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि कोई उसको पकड़ लेता है। प्रिशा देखती है कि कोई उसे पकड़ा हुआ है। वो आदमी उसे ही देखे जा रहा था। वो लगभग 29-30 साल का था, देखने में काफी हैंडसम, लेकिन एकांश इतना नहीं। वो प्रिशा में जैसे खो गया था। प्रिशा जल्दी से खड़ी होती है, लेकिन वो अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अंदर से इशू बाहर आते हुए ये देखता है। उसे अच्छा नहीं लगता। इशू, अंकल आप कौन हो, ये मेरी मॉमी को क्यों पकड़े हुए, छोड़ो उन्हें। वो आदमी जल्दी से प्रिशा का हाथ छोड़ देता है। इशू प्रिशा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी अभी भी शॉक में था कि इतनी यंग ब्यूटीफुल लेडी का एक बेटा भी है। आदमी, सो सॉरी मिस, मेरा ध्यान कहीं और था। प्रिशा, इट्स ओके, इनफैक्ट मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मुझे गिरने से बचा लिया। वैसे मेरे बेटे के बातों का बुरा मत मानिएगा। आदमी, नो नो, ये तो बहुत क्यूट बच्चा है। सॉरी मैं तो अपना नाम बताना भूल गया। आई एम विवान देसाई। प्रिशा, हाथ आई एम प्रिशा मित्तल, अब हमें चलना चाहिए, कोई हमारा वेट कर रहा होगा। मित्तल सुनकर वो चौंक जाता है। वो शांत वही खड़े उन लोग को जाते हुए देखते रहता है। विवान कुछ देर में वहां से निकल जाता है। एकांश अपना सूट पहनकर बाहर कब से वेट कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि प्रिशा उसके सामने नहीं थी। वो देखता है कि प्रिशा और इशू दोनों साथ में आ रहे हैं। प्रिशा बेचारी एकांश को देखकर शॉक में थी, क्योंकि वो पिंक सूट में भी कमाल का लग रहा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने उसका पसंद किया हुआ सूट पहन लिया। इशू उसके पास जाकर उसको चारों तरफ घूम घूम कर देखता है। एकांश चिढ़ते हुए, घूमना बंद करो छोटे, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हूँ, और तुम दोनों कहाँ गए थे। इशू, वाह मॉन्स्टर अंकल आप तो एकदम पिंकी लग रहे हो। ये सुनकर प्रिशा को हंसी आ जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। एकांश उसको घूरने लगता है। एकांश चिढ़ते हुए, पिंकी, लेकिन मैं अब यही लूंगा कुछ भी हो, और तुम दोनों कहाँ गए थे, मैं कब से वेट कर रहा था। प्रिशा, मैं इशू को लेकर वॉशरूम गई थी,
इशू, मासूम सा अंकल। मैं न वहाँ एक हैंडसम अंकल से मिला। उन्होंने मॉमी को गिरने से बचाया। मॉमी गिरने वाली थी तो उन्होंने अपने हाथ से पकड़ लिया था। ये सुनकर तो जैसे एकांश का गुस्सा का टेम्परेचर हाई होने लगा था। प्रिशा उसका रिएक्शन अच्छे से समझ रही थी। वो जानती थी कि अगर वो कुछ नहीं की तो ये बहुत बड़ा कांड होने वाला है। होगा ही। वो पोसेसिव बंदा जो था, उसकी बंदी को कोई भला छूट ही दिया ही था, ऊपर से इशू तारीफ जो कर रहा था। प्रिशा कुछ बोलने की वाली थी कि वहां से किसी को बहुत डांटने का आवाज आ रहा था। एकांश भी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी। प्रिशा वहां जाकर देखती है। वो वहां खड़े लोगों को देखकर शॉक में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यहाँ इन लोग से मिल सकती है। अब क्या होगा? क्या करेगी प्रिशा? कौन है वो दो लोग? क्या है विवान देसाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए एंजल ऑफ अ डेविल। चा 80 महिया का शादी फिक्स। Hello guys, I am Nargis. Thank you so much for immense love. Please don't forget to write our opinion about the story in review section. .plz please. It's my humble request. Lots of love. चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी के अंदर। प्रिशा जाकर देखती है कि वहां पर कौन बहस कर रहा है।
एकांश भी उसके पीछे पीछे यशु के साथ जाता है। प्रिशा वहां का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कोई और नहीं उसके दोनों फेक पेरेंट्स थे। एक फीमेल एम्प्लॉय दोनों पर बहुत गुस्सा हो रही थी। एम्प्लॉय, ये मॉल आप जैसे के लिए नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं। आपको जब खरीदना ही नहीं था तो आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? कुछ देर में से वहाँ का मैनेजर भागे भागे आता है। वो बहुत डरा हुआ था। वो जानता था कि यहाँ कौन आया है। मैनेजर, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? एम्प्लॉय, सर ये लेडी ने हमारे सबसे महंगे सूट पर जूस गिरा दिया है और अब ये पेमेंट भी नहीं करना चाह रही। जब इनकी यहाँ आने की औकात ही नहीं थी तो ये केवल यहाँ देखने आई हुई है और ये वंश मित्तल की बहन से अपना रिलेशन बता रही है। नंदनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसकी नज़र प्रिशा पर जाती है। वो चौंक जाती है। वो रोते हुए प्रिशा के पास जाती है जो कुछ दूर पर खड़ी थी। नंदनी रोते हुए, प्रिशा बेटा, तुम यहाँ, थैंक गॉड कि तुम यहाँ मुझे मिल गई। नंदनी को प्यार से बोलते देख तो प्रिशा जैसे दंग खड़ी थी। एकांश और यशु बिना कोई एक्सप्रेशन के वही पीछे खड़ा था, जैसे दो बॉडीगार्ड हो जो कभी भी प्रोटेक्शन के लिए आ सकते थे। मैनेजर और वहां खड़े लोग भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो एकांश और प्रिशा खड़े थे। प्रिशा के बारे में तो केवल मैनेजर ही जानता था, लेकिन एकांश को सब पहचानते थे। सबका डर से पसीना चलने लगता है। नंदनी रोते हुए, बेटा मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, बहुत सताया है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। सुनील उदास होकर, प्रिशा बेटा मैंने तुम्हें हमेशा अपना बैड लक मानता था, लेकिन तुम तो हमारे लिए सबसे लकी थी। मैंने तो तुम्हें वैसा प्यार नहीं दिया जैसा एक बाप अपनी बेटी को देता है, लेकिन मैंने तुम्हें पाला जरूर है और मेरी पहली पत्नी ने तुम्हें गोद भी लिया था। क्या इसके कारण तुम्हारा हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? प्रिशा वहां शांत खड़े होकर घूर रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब नाटक है, लेकिन वो बचपन से उनके साथ पली बड़ी थी, इसीलिए उनको यहाँ रहने तो नहीं से सकती थी। प्रिशा चाहती तो बहुत पहले ही इनका काम तमाम कर सकती थी, लेकिन इसी वजह से उसने अपने आप को रोक रखा था। इन लोग भले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस माँ ने उसे गोद लिया था वो इसके लिए भगवान से कम नहीं थी। उन्हीं के कारण वो आज जिंदा थी। ये उन्हीं की फैमिली थी। नंदनी रोते हुए, प्रिशा बेटा अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पायल को भी किसी ने मरवा दिया, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। प्रिशा हैरान होकर, क्या पायल मर चुकी है? सुनील उदास होकर, हाँ जब उसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था तब से ही वो गायब थी, उसके बाद हमें उसका सब मिला। प्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो भले ही कितना भी कठोर खुद को क्यों न दिखाए, वो बहुत ही दयालु थी। वो अपने साथ रहने वालों को नहीं होने देती थी। ये सब एकांश को समझ आ रहा था कुछ, बाकी सब उसका नाटक देख देख कर काफी इरिटेट हो चुके थे। एम्प्लॉय, अपना नाटक बंद करो, बहुत हुआ, और जो ये लड़की है न उसको अपने साथ ले जाकर बाहर बात करो। हमारे चीफ आए हुए हैं, पेमेंट करो और इसके साथ यहाँ से निकलो, डिस्टर्ब मत करो। उनको ये सब पसंद नहीं है। मैं तुम जैसों को जानती हूँ कि खुद के आदमी को ले आना है और मिलकर जानबूझकर ऐसा नाटक करना है जिससे कोई अमीर आदमी फंस जाए। इस लड़की का सुंदरता को अच्छे से फायदा उठा रही हो। इस फ्लो के कोई भी एम्प्लॉय को प्रिशा के बारे में नहीं पता था। प्रिशा बहुत सिंपल सा ड्रेस पहनकर आई थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन मैनेजर ये सुनकर डर से कांपने लगा था। ऐसा लग रहा था कि यशु गुस्से में, मॉन्स्टर अंकल क्या आप ये पूरा मॉल ही खरीद सकते हो? एकांश उसकी बात सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम जैसा चाहो। वो अंदर अंदर खुश हो गया था क्योंकि आज यशु को इम्प्रेस करने का जो मौका मिल गया था। यशु ये सुनकर खुश हो जाता है। वो आगे बढ़कर कहता है, आज से ये मॉल मेरे मॉन्स्टर अंकल खरीद रहे हैं। ये सुनकर सब चारों तरफ देखने लगते हैं कि किसने कहा। तब जाकर ध्यान आता है कि इस छोटे से बच्चे ने कहा है। सब हैरान होकर उसको देख रहे होते हैं। फीमेल एम्प्लॉय, बच्चे ये तुम क्या कह रहे हो? ये कोई खिलौना नहीं है जो चाहे वो काट सकता है। और क्या तुम्हारे अंकल जानते हैं कि इस मॉल का मालिक कौन है? यशु गुस्से में, शायद आप नहीं जानती कि मेरे मॉनिटर अंकल और मामू कौन है। जब आप ये नहीं जानती तो ये कैसे जानेगी कि मेरी मम्मी कौन है? फीमेल एम्प्लॉय कुछ बोलने को ही होती है, तभी एकांश गुस्से में बोलता है, मैं हूँ वो जिसके बारे में ये बच्चा बोल रहा है, और मैं ये मॉल खरीद रहा हूँ। और जब मैं ये मॉल खरीद रहा ही हूँ तो यशु जो चाहे वो कर सकता है। प्रिशा ये सब सुनकर उसका सर चकरा रहा था। वो ये सब से इरिटेट हो चुकी थी।
मैनेजर और एम्प्लॉय शॉक्ड थे क्योंकि ये मॉल तो पहले से ही एकांश था। वो फिर से क्यों खरीदने को बोल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उससे कोई दोबारा क्वेश्चन कर ले इतनी हिम्मत किसमें थी। सब शांत होकर डर से एक दूसरे को देख रहे थे। इशू एटीट्यूड से अब समझ आया आप सबको। अब 2 आंटी जो मेरी मॉम को ये सब बोल रही थी उनको मैं फायर करता हूँ। और मैनेजर अंकल आप थोड़ा एम्प्लॉय को समझाया कीजिए कि कोई भी कस्टमर आए उनसे अच्छे से बात करे। ये सुनकर सबका बोली तक नहीं निकलता क्योंकि वो प्रिशा को अपनी मॉम बोल रहा था। वो एम्प्लॉय वहां से जल्दी से रोते हुए निकल जाती है क्योंकि उसको ब्लैकलिस्टेड नहीं होना था। इशू नंदिनी के पास जाकर बोलता है, आप चिंता मत करो, आपको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो एकांश अंकल ने खरीद ली है। मेरी मॉमी बहुत प्यारी है और मैं उनका प्यारा सा बच्चा हूँ। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो शॉक में थे कि वो प्रिशा को मॉमी कैसे बोल रहा है। प्रिशा इशू का हाथ पकड़ती है और वहां से बाहर जाने लगती है। एकांश भी उसके पीछे पीछे जाता है। नंदिनी और सुनील जी उसको जाते हुए देखते हैं और एक सरकास्टिक स्माइल देते हैं, जैसे दोनों ने प्रिशा के लाइफ में अब एंट्री कर लिया हो। प्रिशा बहुत शांत थी। वो बाहर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। इशू और एकांश दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं जैसे जानना चाह रहे हो कि किया क्या जाए। इशू, मॉमी मुझे भूख लगी है, क्या हम खाने चले? प्रिशा बिन कुछ कहे एक रेस्टोरेंट की तरफ कार घुमा देती है। इशू और एकांश दोनों अभी पीछे साथ में बैठे थे। एकांश धीरे से, छोटे तुम्हारी मॉमी नाराज सद है या नाराज है, ये हमें कैसे पता चलेगा? इशू धीरे से, ओफो अंकल मेरी मामी हमसे नाराज है। आपको इतनी भी बात समझ नहीं आ रही है? एकांश कंफ्यूज होकर, क्यों? हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, क्या तुम्हारी मॉमी को मेरा तारीफ करना नहीं चाहिए? इशू हंसते हुए, आप टेंशन मत लो, उनके बदले में आज कर दूंगा। मॉमी इसीलिए नाराज है कि उनके कामों में हम दोनों ने इंटरफेयर क्यों किया। तभी एकांश के पास माहिर का कॉल आता है। वो कॉल पिकअप करता है। माहिर का बात सुनकर वो खुश था। वो कॉल कट कर देता है। प्रिशा मिरर में उसको स्माइल करते देख शॉक थी। उसको गुस्सा आ रहा था कि वो नाराज है, फिर भी एकांश स्माइल कर रहा है। एकांश खुश होते हुए, एक खुशखबरी है। इशू एक्साइटेड होकर, कैसा खुशखबरी? प्रिशा ध्यान से सुनने लगती है। एकांश मुस्कुराते हुए, कल माहिर का शादी है, केवल एक दिन में उसने शादी करने का प्लान किया है। उसको बहुत जल्दी है, उसको रहा नहीं जा रहा है। ये सुनकर प्रिशा चौंक जाती है, लेकिन वो बहुत खुश थी। वो स्माइल करने लगती है। प्रिशा खुश होते हुए, चलो आप दोनों को मैं माफ कर रही हूँ, अब मुझे भी भूख लग रही है, चलो मैं आप दोनों को खुद का पसंद का खाना खिलाती हूँ। ये सुनकर दोनों बहुत खुश थे। इशू बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब क्या होगा आगे? क्या नंदिनी और सुनील सच में सुधर जाएंगे? माहिर की शादी में क्या होने वाला है धमाका? क्या प्रिशा और एकांश की नजदीकियां बढ़ पाएंगी? क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि आयुष जया के घर जाकर क्या करके आया है? अभी होने वाला है बहुत धमाका। सबके जिंदगी में छिपे हैं गहरे राज, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए एंजल ऑफ अ डेविल। गाइस, आप सभी रीडर्स को इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने आप सभी के लिए एक और स्टोरी लिखा है जिसका नाम मफियाज एडिक्टिव लव है। उम्मीद है कि आप सब मेरी इस स्टोरी को भी उतना हाई प्यार देंगे। आप मेरे लाइब्रेरी में जाकर चेक कर सकते हैं। पढ़ना न भूलें। धन्यवाद। प्लीज लाइक्स, शेयर एंड कमेंट्स बिलो।